प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो गुज़श्ता रोज़ से मुसलसल ख़बरों में हैं। चौहान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम निज़ामी साहब, असदुल्ला साहब। ये क्या कहते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, आप वज़ीर बने तो साथ ही हंगामा खड़ा कर दिया आपने। कल कोई तकरीबन वॉकआउट ही करना पड़ा आपको, तो ये क्या माजरा था? नहीं निज़ामी साहब, इस तरह है कि प्रोग्राम तो पूरा आधा घंटा चला और बाकायदा एक प्लांटेड प्रोग्राम था और पुराने दौर के जो है वो क्लिप्स सियाको सबाक से निकाल के वो जनाब पेश करके फिर उसके ऊपर तकरार और इसरार और ज़िद, लेकिन मैंने बड़े डिसेंट और बड़े ही तहम्मुल के साथ वो सारी चीज़ें जो है ना वो की। लेकिन वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बाकायदा एंकर ने कहा कि ठीक है, इट्स ओके जी, आपका टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम। तो उसके बाद फिर एक मिसहैप हो गया जो ऑफ द कैमरा जो है ना जो था। और आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन जनाब आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑफ द कैमरा जो है वो क्लिप चलाना, वो भी टीवी चैनल्स पे चलाना, वो पैमरा के रूल्स के मुताबिक जुर्म है। नहीं, वैसे भी अखलाकी तौर पे भी अनएथिकल बात है जी। हाँ, लेकिन बस वो उन्होंने चला दी। उसके ऊपर भी मैंने ट्वीट करके सुबह ही सुबह, जिसमें अभी तक 7-8 हज़ार के करीब लाइक जो है ना 8 घंटों में आ चुके हैं, मैंने माजरत कर ली कि हालांकि कसूर जो है वो मेरी तरफ से नहीं बनता था। फिर 2 बजे के शो में मैंने उस टीवी चैनल पे बाकायदा ख़ुद रिक्वेस्ट करके मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे लें, और मैंने उस पर भी फिर मैंने कहा ऑफ द कैमरा जो आपने किया है, आप अगर नहीं भी मांगते हैं इस हवाले से जो आपकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं कम अज़ कम सॉरी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़े लिखे दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती होगी, कोई जनाब गुनाह होगा, तो मैं पूरी कौम के सामने मानूंगा कि ये चीज़ गलत हुई। मैं जुराइम के ऊपर या गुनाह के ऊपर इंसिस्ट नहीं करूँगा, ना ये मेरी पार्टी की, ना ये मेरे ख़ानदान की, ना मेरी ज़ाती, और ये फितरतन तरबियत है। ये तो आपने अच्छा किया चौहान साहब कि आपने कहा कि आपने माजरत कर ली, मगर इसी तरह की एक माजरत आप क्या अदाकारा नरगिस से भी करना चाहेंगे? वो भी नाराज़ हुई पड़ी हैं कि आपने उनका भी नामुनासिब अंदाज में नाम लिया। नहीं, हाजी कहना गैर मुनासिब है? जरा मुझे ये बताएं यार, क्या कर रहे हो असदुल्ला। असल मसला ये है, मैंने जिस कंटेक्स्ट में बात की वो एक सकाफत के हवाले से, हमारे जो मेरी मिनिस्ट्री के नीचे का अदारा आता है वहाँ प्रोग्राम था। वहाँ पे आलम लोहार साहब, बड़े बड़े सीनियर म्यूसिकार, हदायतकार सारे मौजूद थे। उन्होंने क्वेश्चन एयर करते हुए मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे यहाँ वल्गैरिटी बहुत है, हमारे स्टेज ड्रामों में वल्गैरिटी है, हमारी फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी है। वो डिस्कशन एक हो रही थी, तो मैंने एक लाइटर नोट में कहा कि क्योंकि थिएटर जो है वो मेरी मिनिस्ट्री के 100% अंडर नहीं आते, अगर आते तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो जितनी अदाकार और अदाकाराएँ हैं मैं उनको स्ट्रीमलाइन कर देता और उनको मैं एक दायरे के अंदर ले आता। मैं उस कंटेक्स्ट में कहा बड़ी काबिल एहतराम है नरगिस जो है वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की जो फ़न के मैदान का जो ना एक सरमाया है, और वाक़तन अगर उसको भी अगर ये चीज़ हुई है तो मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम के अंदर उसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। जो है ना वो लाइटर नोट के अंदर बात थी, लेकिन वो कुछ ना, इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में निज़ामी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, असल में 1 और 2 चैनल हैं, 1 या 2, उन्होंने अपनी पुरानी ग्रजेस हैं PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ, और कुछ मेरे साथ ज़ाती हैं, ठीक है जी। वो उसको निकालने के लिए नॉन इश्यूज़ को जो है ना इशू बना के बढ़ावा दे के हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने पहले 2 दिन के अंदर जो है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने जनाब फैसले किए हैं। इसी तरीके से हमारे मिनिस्टर साहब हैं, PM साहब हैं, हमारी हुकूमत अच्छा खासा काम करने चली है, कर चुकी है अमली तौर पर। उस साइड पर लोगों को नहीं लाया जा रहा, छोटी छोटी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता जना, इस वक्त हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से, मामलात के हवाले से उसको इंटेंशनली हाईलाइट किया जा रहा है, नेगेटिव इंटेंशन के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइए से इत्मीनान से बताएं, क्या आप कह रहे हैं फैसले किए, हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। हाँ, बस वो इसको ये बताने से पहले चौहान साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, और शायद आपके इल्म में ना हो, क्योंकि अभी अभी ये डेवलपमेंट हो रही है। अदाकारा नरगिस ये कह रही हैं कि वो आपको नोटिस भेजना चाहती हैं, क्योंकि वो शोबिज़ छोड़ चुकी हैं और उनकी बात आप जो है वो आपकी बात उन्हें नागवार गुजरी है, तो वो आपको नोटिस भेजेंगी। उन्होंने इस बात की राय का इजहार किया है, तो अगर वो नोटिस भेजेंगी तो आप इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपके शो के अंदर जो है ना उससे एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी कर रहा हूँ अगर उसको उन्होंने नेगेटिव सेंस में लिया है, ठीक है ना। जो किसी ज़माने में जो है ना उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर चीज़ें आया करती थी जो है ना मुख्तलिफ हवाले से, तो मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड
नरगिस से जो है माजरत कर ली, काफी होनी चाहिए, वाकई बिल्कुल सही है। चले अब आ जाए जो निज़ामी साहब ने सवाल किया कि आप क्या अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने पिछले 3-4 दिन में की हैं? देखो, हमारी मिनिस्ट्री के हवाले से ना एक तो बड़े ही क्रूशल हालात हैं। मैं हैरान हूँ कि अरबों रुपया यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग की हुकूमत ने अपने मफादात के लिए और जनाब जर्नलिस्ट को जनाब अपने घर की बांदी बनाने के लिए बड़े ही बेढंगे तरीके से इस्तेमाल किया। और अक्सर मैं एक मुहावरा बोलता हूँ ना कि हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मज़दाक, उन्होंने इनको अपने घर का माल समझ के इस तरह लूटा। अरबों रुपए के इश्तिहारात सोचे समझे बगैर और ये देखे बगैर कि कौन सा अखबार, कौन सा टीवी चैनल कितनी वैल्यू रखता है, कितनी हैसियत रखता है, कितनी सर्कुलेशन रखता है, कितनी उसकी कैटेगरी क्या है। अब आपको अच्छी तरह पता है, आरिफ निज़ामी साहब और आप दोनों जानते हैं कि बाकायदा कैटेगरी होती है। एक रीजनल अखबार होता है, एक डोमेस्टिक होता है, एक नेशनल अखबार होता है। उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रीजनल अखबारों को कि जो सिर्फ एक सूबे के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट या एक सूबे के दो डिवीजन के अंदर जनाब जिसकी फुटिंग होती है, उसको आपकी इत्तला के लिए 36 करोड़ रुपया 3 सालों के अंदर वो जनाब इश्तिहारात की मद में दिया गया। और फिर इसी तरीके से ऐसी ब्राइबरी है यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान ने और शहबाज शरीफ साहब ने और हमजा शहबाज ने कि कानों को हाथ बंदा लगा बैठता है बेख्तियार जो है। मैंने यहाँ आकर 3-4 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। आज मैंने मीटिंग की, पहले दिन मैंने ब्रीफिंग ली, परसों कल भी कुछ चीज़ें हमने तय की। आज मैंने अपनी मिनिस्ट्री के तमाम सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंटल जो हेड्स हैं उनको बुला के सबसे पहले तो मैंने कहा जी कि राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो है वो फौरी तौर पे तैयार किया जाए। पहले इन्होंने एक डम्मी सा जो ना एक बिल बनाया हुआ था जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी और वो एम्पावर्ड नहीं था केपीके की तरह। केपीके में जिस तरीके से इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम ये लेकर आए कि नायब कासिद से लेके मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक की हर एक्टिविटी जो ऑफिशियल है उसके हवाले से आम शहरी को, रेडी वाले को और छाबड़ी वाले को भी ये राइट हासिल है कि वो आए और वो आके पूछे कि इस वज़ीर साहब ने, इस वज़ीर आला साहब ने, इस ग्रेड 20 के अफसर ने, इस ग्रेड 7 के अफसर ने या इस नायब कासिद ने ये जो सरकारी एक्टिविटी की है वो क्यों की, किस तरह की, कितना खर्चा आया, वो सारा उसको जवाब मिलने का अदारा पाबंद है। यहाँ पे पंजाब में इन्होंने हमारे देखा देखी, जब हमने केपीके में शुरू में लेके आए, दिखावे के लिए जो है वो शोबाजी तो इन्होंने की लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। मैंने आज ये ऑर्डर किया है कि फौरी तौर पे उसके ऊपर एग्जैक्ट उसी केपीके के बिल की तरह आप फौरी तौर पे जो है वो पूरा मसवदा तैयार करें। वो मसवदा इंशाल्लाह पहले मैं खुद उसको स्टडी करके पास करूंगा, फिर हम अपनी वजारत कानून को भेजेंगे। और ये जो बजट सेशन आ रहा है अभी 4 दिसंबर के इलेक्शन के, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जनरल सेशन के बाद, उसके बाद जो अगला सेशन होगा, एक तो हम उसके अंदर ये बिल मंजूर करवाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से पूरे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएंगे पूरे जोर के साथ और पूरी हुकूमती जनाब जिसे कहते हैं ना कि मशीनरी के साथ। पहली चीज़। दूसरी जो आज मैंने एक जनाब अपने सेक्रेटरी साहब को और पूरे मिनिस्ट्री के अमले को जनाब हमने जनाब ऑर्डर किया है कि 8 जनाब जिसे कहते हैं ना कि आर्ट अकेडमी जो है ना एक बनाई जाए जो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, जिसमें आप फिल्म की अदाकारी की ट्रेनिंग हो, ड्रामे की अदाकारी की ट्रेनिंग हो, आपकी जनाब स्टेज की जना अदाकारी की ट्रेनिंग हो, आपकी गायकी से मुतल्लिक जितने शोबे हैं, गज़ल है, गाना है, जो भी है जितने हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो और उसकी डिग्रीज हों, उसके सर्टिफिकेट्स हों, उसकी 6 महीने से लेके 2 साल 4 साल की ड्यूरेशन का, वहाँ से पास आउट होकर लोग निकलें, मेरिट की बुनियाद पे जाके जो है उनको फिर जो है वो रोज़गार मिले अपने अपने शोबे के अंदर और उस फनकार को जो है वो इज्जत मिले। एक तो ये हमने तय किया। तीसरी चीज़ निज़ामी साहब, जी फरमाइए आप। जी निज़ामी साहब आपको पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आपके पहले वाले पॉइंट पे पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने बता दिया जो मर्ज़ है कि जी बेदरेग इश्तिहारात उन अखबारात और जरायत को दिए गए जो मेरिट पे नहीं बनता था, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर, ज़ाती ताल्लुकात या सियासी मफादात के लिए। और उसमें बाज़ बड़े बड़े ग्रुप भी शामिल हैं जो मस्ट थे पिछले दौर में कि उनको इश्तिहार दिए जाएँ। तो अब आइंदा के लिए फयाज साहब को ऐसी पॉलिसी बनाई है कि मेरिट पे ये काम हो और बिल्कुल सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के अखबारात और जरायत को इश्तिहार उनके मेरिट पे मिले। अच्छा, अब आप देखेंगे निज़ामी साहब, एक
टीवी चैनल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जनाब हमारे पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रहा है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को हाईलाइट करके। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि फवाद चौधरी साहब ने बीइंग अ सेंट्रल जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत पे एक पॉलिसी दी कि अब सेंट्रलाइज किस्म की जनाब डिस्ट्रीब्यूशन होगी इश्तिहारात की, और किसी किस्म की पार्शलिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा, प्रोफेशनल वे के अंदर जो है ना सारी चीज़ें चलेंगी। अब वो कुछ टीवी चैनल्स और अखबारात को ये बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो उसके लिए फिर वो ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को। मैं आपको अपनी सतह पर बताऊँ, कल हमने जो एक और चीज़ की, हमने जनाब मैंने वज़ीर आला साहब की हदायत पे, वज़ीर आला साहब ने कहा यार फौरी तौर पे जनाब सहाफ़ती जितने आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से किसी को इनवाइट करो और बैठ के हम उनसे डिस्कशन करें। आपके APNS वाले कल आए हुए थे, इसके बाद हम CNP जना आपकी जो है और एक PBA एक आपकी है उसको भी हम इंशाल्लाह ला रहे हैं, जना उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। कल आपकी APNS वालों से थी, वहाँ पे सारे मालकान मौजूद थे, जंग अखबार की तरफ से नुमाइंदगी थी, आपकी नवाए वक्त की थी, डॉन की थी, एक्सप्रेस की थी, सारे अखबारात की थी। वहाँ पे भी एक बात हुई कि IPL इश्तिहारात और SPL इश्तिहारात के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपनी पहली ब्रीफिंग के अंदर भी ये चीज़ वहाँ पे कही अपने पूरे डिपार्टमेंट को, अपनी पूरी वजारत को, कि 1% करप्शन जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्योंकि फयाजुल हसन चौहान के हवाले से आप पिछले 4 दिन से जितना प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, कोई माई का लाल अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके मेरी माश और मेरे अखलाक के ऊपर जो है वो कोई दबा नहीं लगा सकता। बाकी जो है ना वो साइड एक्टिविटीज कहेगा। मैं सिर्फ एक कथा कलामी हो, अगर आप गंद साफ करेंगे ना ये, तो कम से कम मैं CPNE का प्रेसिडेंट भी हूँ, यहाँ भी बैठा हूँ आपका, मैं 100% आपको सपोर्ट करूँगा। आप फिक्र ना करें ब्लैकमेल करो। जबरदस्त। ये बतौर CPNE प्रेसिडेंट आज मैंने आप यकीन जाने निज़ामी साहब, मैंने आज तय करवाया है 3 तारीख को मैं दोबारा आ रहा हूं। मैं अभी कल मैं वापस जाऊंगा रावलपिंडी कैबिनेट के इजलास के बाद, मैं वापस 3 को आ रहा हूं। मैं CPNE के साथ भी और आपकी APNS के साथ भी, मैं दोनों के साथ मीटिंग। निज़ामी साहब ये आपने कह तो दिया, अब आपके साथी आपसे ना नाराज हो जाएं। नहीं, ब्लैकमेलरों को कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, अल्लाह का फजल है। ब्लैकमेलिंग नहीं। देखो मैंने APNS के हवाले से एक चीज़ तय किया है निज़ामी साहब, पूछे क्या है वो जो चीफ जस्टिस ने तरफ कर लिया उनको। जी हाँ, हाँ जरा उस पर आ जाते हैं। आप बात चले बात मुकम्मल कर लें, मेरा ख्याल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जरा उस पर आ जाते हैं। पाक वाला जो मामला है जी, अच्छा उस पर ना एक निज़ामी साहब एक जो है वो आ रही है चीज़ के जनाब पॉलिसी जनाब इश्तिहारात की तकसीम की। मैंने तो ये नहीं कहा है कि आप बुला लो सारे जितने बुजुर्ग जनाब हमारे अखबारात के मालकान हैं और आपके CPNE के भी जितने लोग हैं, आप या तो फार्मूला आप मुझे तय करके बता दो कि क्या फार्मूला होना चाहिए, नहीं तो फिर जो ना मेरिट के ऊपर जो है ना बिल्कुल 100% आपके मशवरे से, आप सब बुजुर्गों के मशवरे से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना जी, मेरिट के ऊपर होगा। ये नहीं होगा कि एक अखबार रीजनल अखबार है वो 36 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर जो है वो जो ना इश्तिहारात की मद में ले रहा हो, और एक नेशनल अखबार है उसको जो है वो 5 करोड़ रुपया भी ना मिल रहा हो। ये चीज नहीं होगी। आप बेगम रहे इसका हवाले। चलें अच्छा, आप चौहान साहब ये बताएं कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन ये तो कह दिया था कि जी पंजाब पुलिस का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो पाकपतन में वाक़या हुआ है पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, खुद फैसला किया है, ना तो हमारी मिनिस्टर इसमें चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ना बनी गाला, ना वफाकी हुकूमत। लेकिन चीफ जस्टिस ने अब इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और तलब कर लिया और इस पर नोटिस ले लिया है। आपने अपने तौर पर भी क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी की है कि हुआ क्या है? अगर इंसाफ के तमाम तकाजे शायद पूरे हो गए होते तो चीफ जस्टिस को नोटिस ना लेना पड़ता। तो कहने के कुछ भी नहीं हुआ, ये इंटरनल पुलिस का मामला है। नहीं, लेकिन ऐसे में फिर चीफ जस्टिस नोटिस तो ना देते, मेरा ख्याल है तसल्ली बख्श चीज़ें नहीं हुई शायद। देखिए मैं इस पे ना निज़ामी साहब और असद भाई, मैं इस पे आपको एक चीज़ क्लियर करूं। मैंने परसों ट्वीट कर दिया था रिजवान गोंदल साहब की एक पुरानी एक्टिविटी को, तो इनकी शिकायत मुसलसल आ रही थी शहरियों की तरफ से। यही चीज़ खावर मानिका साहब और उनकी फैमिली के हवाले से जना उन्होंने वही स्टाइल, वही अंदाज, वही बदतमीज़ी की। वो उन्होंने क्योंकि आपके IG साहब को, RPO साहब को ये शिकायत आ रही थी। शिकायत लाजमी नहीं होती कि आपकी रिटर्न आए, कुछ वर्बल भी होती हैं। एक वर्बल रेप्यूट भी जो है वो लोगों की बन जाया करती है। उनकी एक वर्बल रेप्यूट भी थी, एक रिटर्न रेप्यूट भी थी,
कि ये शहरियों के साथ, आम लोगों के साथ इंतहाई हाश रवैया रखते हैं, बाज़ दफ़ा बदतमीजी हद से ज़्यादा करते हैं और बाज़ दफ़ा थोड़ी सी हाथ के हवाले से थोड़ी सी गुंडागर्दी भी कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब ये आखिरी इवेंट हुआ, उस इवेंट के बाद जो है वो आईजी साहब को शिकायत गई, आईजी साहब ने इंटर डिपार्टमेंटल इसको सारे मगर इसमें ऐसी कोई बात थी कि उन्होंने कहा था जाके माफी मांगे आप, कर दिया। वो जो बुनियादी उनका है, वो कहते हैं मुझे कहा कि माफी जाके मांगे और मैंने इनकार कर दिया। देखो अभी चीफ जस्टिस साहब आपने बता दिया, मैं तो सारा दिन आज बिजी था जाना, सीएम के साथ भी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी मैंने अभी तक टीवी नहीं देखा। आपने अगर कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया, फिर तो मैं ये समझता हूं कि अब ये चीफ जस्टिस साहब के पास चला गया है मसला। चीफ जस्टिस साहब जो फैसला करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी उनकी जनाब ऑर्डर के तहत जना, तो जो आएगा जना उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम की तरफ, अच्छा मजे की बात देखें, इस इशू को जब रेस किया तो सबसे पहले हमारे एक मोहतरम साबिक वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया जनाब बनी गाला से ऑर्डर हुआ है। वो खुदा के बंदो 5 साल केपीके के अंदर हुकूमत रही। आप आरिफ निजामी साहब माशाल्लाह सीनियर हैं, आपको अंदर की सारी खबरें होती हैं, बड़ी बड़ी खबरें आपने ये वो एक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा है ना, उन्होंने ट्वीट किया मुझे बताएं कभी 5 सालों में, सुने तसल्ली से सुन लें, कभी 5 सालों में केपी की हुकूमत ने आपने सिंगल एक वाकया सुना कि इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के मामलात के अंदर, कभी एक वाकया आपने सुना? तो जनाबे वाला ऐसा इकबाल साहब के सोर्सेज होंगे ना सर, तभी उन्होंने कहा होगा। अच्छा ये मैं एक और बात अल्लाह जाने फिर उनको ये फयाज साहब, एक अभी हुकूमत को आया हुआ जुमा 8 दिन हुआ आपके, ये बहुत सारे वाक़यात इकट्ठे हो गए हैं। ये शेख रशीद वाला हो गया, ये वाला हो गया, डीपीओ वाला, कुछ और वाक़यात जो है वो इकट्ठे हो गए, हेलीकॉप्टर वगैरह। ये आपका काम तो देखना माशाल्लाह, वज़ीर इत्तलाआत आप में, वफाक में हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब हैं, ये थोड़ी सी ऑप्टिक्स जो है ये वो बेहतर मैनेज नहीं हो सकती कि हुकूमत का इमेज जो है वो बेहतर पोर्ट्रे हो। मीडिया में एक हाहाकार मची हुई है, मजाक उड़ रहा है। जी निज़ामी साहब पिछले तीन दिन के, आप जब से मैंने हलफ उठाया उसके बाद से आप टॉक शोज उठा लें, ठीक है जी, मैंने बड़ी ही कैटेगोरिकली हर चीज़ को डिफाइन करके रखा है सामने। अब मैं आपके प्रोग्राम की वसात से रखूंगा, पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल्स ना, मैं जना ये कोई अजरा मजाक नहीं कर रहा, ये एक जेन्युइन सी बात है। टीवी चैनल्स की अक्सरियत और कुछ एंकर्स की अक्सरियत जो वो चस्के ले रही है, ठीक है ना जी, वो हकायक बताने को तैयार नहीं। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम का जो डेकोरम है उसको मैं देखते हुए मैं चाहूंगा कि लोगों को चीज़ें क्लियर हो। मैं ये तीनों इशूज़ के हवाले से क्लियर करना चाहूँगा। पहला आपका आ गया जी प्रोटोकॉल पाक पतन में। आप यकीन जाने, मैं आई विटनेस हूँ, आज से 4 दिन पहले जब खान साहब ने इंटरव्यू लिया काबीना का, तो फारिग होने के बाद मैं और सीएम साहब दोनों उनकी गाड़ी में बैठे। सीएम साहब ने कहा यार कि मैंने चाय पीनी है। मैंने कहा यार आपको किसी सरीना होटल से या आपको जना मैरियट से पिलाई जाए? उन्होंने कहा नहीं यार किसी ढाबे से पीते हैं। उन्होंने लिया 2 गाड़ियां, सिंगल 2 गाड़ियां, सीएम चल रहा है, सिंगल 2 गाड़ियां, पीछे उसकी अपनी मर्सिडीज सरकारी और आगे जनाब वो तो सही है, वो तो हमने देखा, अप्रिशिएट भी किया सबने चौहान साहब, लेकिन वो मियां चन्नू में जो हुआ, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं। हमने इस अंदाज से जाके एक ढाबे पे जाके चाय पी जाना। मैं आपको बताऊं जो आपका हुआ ना पाक पतन के अंदर, टोटल 3 गाड़ियां थी सीएम साहब की, टोटल 3 गाड़ियां, ठीक है जी। चौथा था जैमर, ठीक है जी, जैमर वाली गाड़ी। उसके बाद आपकी आ गई कमिश्नर की गाड़ी, उसके बाद आपकी आ गई डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी, उसके बाद आपकी आ गई 2-3 एमपीएस की गाड़ी, उसके बाद आपकी 2-3 ऐसे ही होता था। शहबाज शरीफ साहब का भी ऐसे ही बनता था। नहीं सर, वो शहबाज शरीफ का भी प्रोटोकॉल ऐसे ही बन जाता था, चले 2 गाड़ियां सिक्योरिटी की ज्यादा होंगी। मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं आपको, असदुल्ला साहब और आरिफ निजामी साहब, आप जो है नवाज शरीफ साहब की नैब की और एहतसाब अदालत की जो कवरेज उठा के देख लें, जब उनकी पेशी होती थी, ब्लैक कलर की सरकारी जाली नंबर प्लेट्स की 4-4 करोड़ की सरकारी, कम अज कम आपको 10 से लेके 20-20, 25-25, 30-30। ये ठीक कह रहे हैं, वो इनके प्रोटोकॉल का उससे मुकाबला नहीं है। चलें, लेकिन बाजार जो बंद हुए वो आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए? 3 गाड़ियां थी सिर्फ, ठीक है, इतनी तो होनी चाहिए। अच्छा अगला बाजार पे बाजार पे आ जाएं। अब अगली बात बाजार पे जाना जरा मुख्तसर रखिएगा सर। मुख्तसर ये है कि कोई बाजार बंद नहीं हुआ, ठीक है जी। हुआ ये है कि जब सीएम साहब वहां अंदर गए, जायरीन वैसे ही मूवमेंट कर रहे थे, कोई बैठा था, कोई चल रहा था, वो फुटेज के अंदर भी नजर आ रहा था। बाहर निकले, सीएम साहब ने कहा मुझे कोई फोन आया है
कि पता चला है कि आपने दुकानें बंद की हैं, डीपीओ को कहा, डीपीओ प्रैक्टिकली लेके गए दुकानों पर, उन्होंने कहा दुकानें तो खुली हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसमें हुआ ये कि कहते हैं ना कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार, पुलिस ने कोई दुकानों के हवाले से शायद कोई 1 2 4 दुकानों के हवाले से एक्टिविटी की, और ये देखें ये चैनल से भी वो आप कुछ और दुकानों की बात कर रहे हैं और मीडिया कुछ और दुकानों की बात कर रहा है। वो बहरहाल चलें, मुझे उम्मीद है कि इस पर आपने डीपीओ को डांटा कि आइंदा दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, जो हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया फैजल हसन चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे गुफ्तगू मजीद होती रहेगी आपकी हुकूमत के हवाले से और आप जो कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने वज़रा के साथ पाक फौज के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जो गए उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके अलावा जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका आने वाला जो दौरा है उस पर भी कुछ बात करेंगे और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तजज़ियाकार जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा आप प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनरल साहब, कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया जी। ये बड़ा अहम, शुक्र अल्लाह का निज़ाम साहब, ये बड़ा अहम दौरा आ रहा है जो माइक पॉम्पियो का दौरा है ये पाकिस्तान का। लेकिन उसमें उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि उसमें जो उनके डिफेंस के चीफ हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं साथ। इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं? आपको पता ही है, बड़े वैसे तो पाकिस्तान में हर दौर ही बड़ा नाजुक होता है, लेकिन ये दौर वाकई नाजुक नज़र आ रहा है हमें। तो क्या एजेंडा होगा और क्या बातचीत होगी आपके, और इसके प्रोस्पेक्ट क्या है कि इससे कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, इसको आज के तनाज़र और पीछे जो कुछ थोड़ा बहुत वाक़यात होते रहे उसकी रोशनी में देखिए। एक तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में एक कंट्रोवर्सी निकल आई। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब उससे जान छुड़ानी चाहता है और उसको प्रेस नहीं किया जाएगा, उस पर बात अवॉइड की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि तालिबान जो हैं उनको रशिया बुलाता है तो वो तो बिल्कुल फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, गुफ्तो शनीद वहाँ होने के लिए इंतज़ामात भी हो जाते हैं और पाकिस्तान का पूरा तावन भी रहता है। उसके मुकाबले में अमेरिकन जो हैं वो जब बातचीत की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कामयाबी वैसी नहीं होती। उसमें या तो अमेरिकन की अपनी नीयतों पे शक है कि वो शायद इतने सीरियस नहीं है इसमें, या ये कि वो समझते हैं कि हम उसमें वो प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहे। तो एक तो डू मोर वाला किस्सा यहाँ पे दोबारा आएगा और उसमें वो बहाना लेंगे उसी का कि जी आपके यहाँ टेररिस्ट मौजूद हैं, वो क्रॉस द बॉर्डर जाके हमसाया ममालिक में करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन कर नहीं रहे। और पाकिस्तान का स्टांस उस पर वही कि हमारे यहाँ अगर कहीं टेररिस्ट सेंचुरीज़ हैं तो आप हमें बताएं कहाँ पे हैं, और पाकिस्तान उस पर कायम है। और अगर होती कोई सेंचुरीज़ तो अमेरिका ने अब तक आपको कन्फ्रंटेशन आपकी हो जाती है, अमेरिकन ने आपको कन्फ्रंट करना था, सामने रखना था, लेकिन उसके शवाहिद चूँकि उनके पास नहीं हैं तो वो एक इल्ज़ाम की शक्ल में बार बार सामने आती है बात, वो आपको प्रेशराइज़ करने के लिए। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा स्टांस, और इमरान खान साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम किसी भी मुल्क के साथ पार्टनरशिप अमन के लिए तो रख सकते हैं लेकिन जंग की पार्टनरशिप अब हमारी नहीं होगी, हमने बहुत नुकसान उठाया है। इसलिए अमेरिका के साथ जो बात होगी उनको बताया जाएगा कि हम आपके साथ भी उसी तरह तावन करना चाहते हैं। अगर आप वाकई सिंसियर हैं और अमन लाने के लिए कोई भी कोशिश आप करेंगे तो वो रशिया करे या आप करें या कोई भी और मुल्क करे, हमारा तावन उसी तरह होगा, क्योंकि हम मुखलिस हैं और हम चाहते हैं कि हर हालत में इस खित्ते में अमन आए। अच्छा जनरल साहब, एक तो ये चीज़ होगी। जनरल साहब, मैं ये तरफ बात ये है कि ये सवाल आपसे दोबारा याद आने के लिए पूछना चाह रहा था कि चेयरमैन जॉइंट साहब जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो हैं ये आ रहे हैं साथ, तो इसका मतलब है कि ये खित्ते में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं इस पर कोई, मुझे लगता है कि इस दफ़ा अस्करी क़यादत से को बड़ी ही इन डेप्थ किस्म की मीटिंग वो चाहते हैं और को वाकई वो वे फॉरवर्ड को निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े तंग आए हुए हैं
अफगानिस्तान में जिस तरह फंसे हुए हैं अमेरिकन, चाहे अपनी कोताहियों की वजह फंसे हुए हैं या नहीं, जो वो पाकिस्तान पे ब्लेम डालते हैं, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस मैं बतौर स्ट्रेटेजिस्ट आपसे पूछना चाह रहा था। उनका आना अपने तौर पर एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। अब दूसरा जो ये डनफोर्ड आ रहे हैं, उनका जो किस्सा है वो ये है कि 1 साल पहले एक स्ट्रेटजी इन्होंने एम्प्लॉय की, और इन्होंने ट्रंप की स्ट्रेटजी जो इन्होंने कहा जाता है वो जब लॉन्च की, तो उन्होंने कहा कि अब तालिबान से बातचीत के लिए रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, बल्कि हम अब तालिबान को मजबूर करेंगे, बाय फोर्स उनको मजबूर करेंगे कि वो आके टेबल पे बैठें, और अमन लाना या बातचीत करना अब उनकी ज़रूरत बन जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, उसका हुआ ये कि तालिबान बहुत बड़े बड़े हमले करने लग गए। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे वो पूछना चाहेंगे और उनसे ये चीज़ें वजाहतें चाहेंगे कि ये हुआ क्या कि तालिबान बजाय इसके कि हम उनके ऊपर जो हमले कर रहे थे और एयरफोर्स यूज़ करने का भी हमने दोबारा इजाज़त दे दी, इन सारी चीज़ों के बावजूद तालिबान जो हैं वो इतनी ताकत कैसे पकड़ गए और क्या हो रहा है। समझने की बात यह है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, अब जब हमने उनकी सेंचुरीज ख़त्म की तो हमारा इन्फ्लुएंस वो नहीं रहा। लेकिन अब तालिबान आइसोलेटेड नहीं रहे दुनिया में, उनकी एक्सेस है चाइना तक, उनकी एक्सेस है रशिया में, उनकी एक्सेस है ईरान में, खित्ते के सारे मुल्कों के साथ अब उनके रवाबत हैं। और ये चीज़ भी वाज़ेह है कि खित्ते के मुल्क जो रवाबत कायम करते हैं वो उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लिहाजा तालिबान को अब कई तरफ से इमदाद भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं। लिहाजा इस पे अमेरिकन के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, और पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे वो राब्ता कायम करके तो अपने दुख का मदावा कर सकें या उससे मदद मांग सकें। ना वो रशिया को ये जाके कह सकते हैं, ना चाइना को, क्योंकि उनके साथ तो पहले ही उन्होंने फसाद खड़ा किया हुआ है और वो कहते हैं कि जी हमारे दुश्मन यही 2 मुल्क हैं अभी। इसी तरह ईरान के साथ उनके वैसे ही कोई रवाबत नहीं है। जनरल साहब, एक अजीब बात पाकिस्तान है जिसको दबाव में अजीब बात हुई है कि एक तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात की कि अगर हम एक दफ़ा उनको फारिग कर दिए यहाँ से तो हमारा इन्फ्लुएंस भी तो कम हो गया ना उन पर। लेकिन दूसरा मसला ये है कि आपको पता है कि जो रूस में मुज़ाकरात तालिबान के ज़ेर के साथ हो रहे थे, रूस के ज़ेर तमाम, वो अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं उनके कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे उनको मौखर कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि जी हम तैयार ही नहीं हैं। और ख़ुद अफ़गान हुकूमत है वो, यानी जो अशरफ गनी, वो तो लगता है कि जैसे अब सिर्फ काबुल के सदर बन के रह गए हैं। उनके कई लोगों ने, उनकी टीम के लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है या कोई नो कॉन्फिडेंस हो गया उनके खिलाफ। तो मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल मुंतशिर हो रही है ये अफगानिस्तान की जो अपनी टीम, और अमरीकी उनको सहारा दिए जा रहे हैं। जावेद साहब, उनके अपने अंदर इख्तलाफात बहुत हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया कि हम तो रशिया जो मॉस्को में हो रही है बातचीत नेगोशिएशन, तो उसमें हम शरीक नहीं होंगे, वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। रशिया ने उनको जब बाद में उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, बाद में हम तैयार नहीं हैं, पोजीशन ही नहीं बना सके। उस वक्त हुआ जबकि अशरफ गनी ने उनके फॉरेन मिनिस्टर को रिंग करके जब बात की तो ये बताया कि जी हम तैयार नहीं हैं, तो आप हमें वक्त दें। लिहाजा आप इस चीज़ में जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो बहुत बड़ा एक मैसेज इसमें नज़र आता है, वो ये देखिए कि रशियन सिंसियर हैं, वो चाहते हैं कि वाकई अमन आए। उन्होंने इनके कहने पे इनको तैयारी का वक्त देने के लिए पोस्टपोन की। दूसरी बात यह है कि रशियंस को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज तालिबान को हमने बुलाया, हम पोस्टपोन करेंगे तो तालिबान कोई नाराज़ नहीं होंगे, और दोबारा जब बुलाएंगे वो फिर आ जाएंगे। ये उनके इन्फ्लुएंस का और उनके कॉन्फिडेंस की एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जहां आप देखिए कि ये काम अगर अमेरिका करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अगर वो तालिबान को बुलाए तो आएंगे नहीं, अगर आ जाएं तो दोबारा इस तरह का अगर उनके साथ रवैया हो, पोस्टपोनमेंट करें, तो उससे आप देख लीजिए कि अमेरिका के साथ बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अमेरिका को वो ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन रशिया को वो ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक इशू है जो कि आज अमेरिकन जो हैं वो इस पर परेशान फिर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अलावा और किसी मुल्क के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये किया है कि हर तरह की जो हमें एड में देते थे वो भी छोड़ दी, 8 F-16 देने थे वो भी बंद कर दिए। फिर आपने ट्रेनिंग का एक आपका थोड़ा बहुत माहिदा था जिसमें हमारे कुछ ऑफिसर जाते थे, कुछ उनके आते थे, वो भी बंद कर दिए। वो अमेरिकन को मैं समझता हूं कि दोबारा अपनी ये लिंकेज एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, खास तौर पर ट्रेनिंग वाला।
क्योंकि ये डनफोर्ड आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है यकीन दहानी कराएंगे आर्मी चीफ को कि हम आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हमारे पॉलिटिकल लेवल पे ये माजी में ऐसे ही होता था जी, होता था, लेकिन वो ट्रंप के आने के बाद पेंटागन और जीएचक्यू के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन वो जनरल साहब जो ट्रंप के आने के बाद एक तनाव कशीदगी नजर आई थी ट्रंप के बिहेवियर से। अब इस मीटिंग से जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं और निज़ामी साहब ने जिस तरह से सवालात किए हैं, उससे तो ये लगता है कि फिर ट्रंप इस पूरे या उसकी पॉलिसी या उनका बिहेवियर जो है वो नज़र नहीं आएगा, इसमें एक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है ये मीटिंग। देखिए, बुनियादी तौर पे ट्रंप एक बदतमीज आदमी है। उसने हर किसी के साथ बदतमीजी की है, ट्रूडो के साथ की है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी की है। वो तो उसका एक रवैया है और मैं समझता हूं कि वो शायद आहिस्ता आहिस्ता ठिकाने पे आ जाए। वो बड़ा चैंपियन बन रहा था कि नॉर्थ कोरिया को भी मैंने रास्ते पे मैं ले आया हूं, लेकिन वो हर जगह नाकाम नजर आ रहा है और उल्टा उसने एक ट्रेड वॉर खोल के अपने लिए रख लिया, जहां चाइना भी उसके सामने खड़ा हो गया है। ये सूरत हाल मेरा ख्याल है आइंदा आहिस्ता आहिस्ता एक करेक्टिव एक्शन मांगेगी और इनको अपनी पॉलिसी कुछ न कुछ करेक्ट करनी पड़ेगी, वरना ये आइसोलेशन में चले जाएंगे। ईरान के साथ इन्होंने मायदा ख़त्म किया। आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन इनके खिलाफ खड़ी हो। यूरोपियन मुल्कों में आम शोर मच रहा है कि जी हमें अमेरिका पे इतनी डिपेंडेंस हमारी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी जो माशी हालत है वो भी उनकी गुलाम होकर रह जाए। तो ये चीज़ें अब उनको मेरा ख्याल है सुलझानी पड़ेंगी। पेंटागन में एक एहसास ज़रूर है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ कॉन्टैक्ट तोड़ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा ये तो वो लाजमन आके यकीन दहानी कराएंगे कि जी हम कुछ अरसे में आपकी ट्रेनिंग वगैरह का मामला बहाल करा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मिलिट्री मैटर्स हैं जहाँ पे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग है और तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस है, इसके लिए अमेरिका आज बिल्कुल अपनी पॉलिसी का शिकार हो चुका है, हार चुका है। जो उन्होंने सोचा था कि हम एडिशनल फोर्स यूज करके तो तालिबान को मजबूर कर देंगे, वो सूरत हाल मेरा ख्याल उनके हाथ से निकल गई है और अब वो मजबूर हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव लेके आए। मैं आपको एक और तरफ ले जाना चाहता था, वो ये है कि ईरान से हमारी तल्लुकात में सरदमेरी जो है एक मुस्तकिल फैक्टर बन गया हुआ है, कांस्टेंट बन गया हुआ है। वो मुशर्रफ साहब के दौर से ही नजर चला आ रहा है। अब जवाद ज़रीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि हमें ईरान एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है जो हमें हेल्प भी कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम अमेरिका के डर के बारे में और सऊदी अरब की जो उनसे राइवलरी उसकी वजह से ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते? क्या आप इत्तेफाक करेंगे इससे? देखिए, जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने विजिट किया था ईरान का, तो उसके बाद से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो गई थी। एक चीज़ हमने उनके साथ बहुत बड़ा तावन किया, वो ये कि ईरान के अंदर जो जुंदुल्लाह टेररिज्म कर रहा था उसको हमने तकरीबन ख़त्म करवा दिया। उसमें हमने ना सिर्फ तावन किया बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की और बाज़ लोगों को पकड़ के उनके हवाले भी किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ईरान कम से कम जुंदुल्लाह के मामले में काफ़ी महफूज है। अब उनको ख़तरा अगर है तो ISIS का, और ये वो ख़तरा है जिसके लिए वो पाकिस्तान से तावन मांगते हैं। अब जब ईरान और रशिया की फ़ौजों की वजह से सीरिया में उनको शिकस्त हो गई है, तो अमरीकनों ने इनको लाला के इधर आबाद करना रखना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में। वो जो आप सुनते हैं कि अनमार्क्ड किस्म के हेलीकॉप्टर जो हैं वो फ्लाई करते हैं, वो दर हकीकत यही लोग हैं जिनको डंप किया जा रहा है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और रशिया में और इसी तरह ईरान में गड़बड़ कराने का एक सिलसिला होगा। वो जब आएगा जब तालिबान के साथ अमेरिका अगर अमन कायम कर ले तो अमेरिका के पैर मजबूत हो जाएं कि एक पार्टी से अमन हो गया तो दूसरी पार्टी को अनलिश करेंगे इन रियासतों में तबाही मचाने के लिए। चुनाचे ये सारी रियासतें अब पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं और एक रीजनल कंसेंसस है जहां पे कि आपने देखा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ 4 मुल्कों के उन्होंने इस्लामाबाद में मीटिंग की। ये वो चीज़ है जहां ईरान आपके साथ खड़ा होना चाहता है कि ISIS का अगर कोई तोड़ है तो वो पाकिस्तान के तावन के बगैर नहीं हो सकेगा। लिहाजा रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान इस मामले में इकट्ठे नजर आएंगे और आप देखेंगे कि ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बतदरीज बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसा साहब एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में मुख्तसरन और वापस आते हैं, 2-4 मिनट आपसे और लेंगे। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा ही एक बड़ा नाखुशगवार सा एक चैप्टर रहा है, ख़ास तौर पर पिछले 5 साल में।
इस हवाले से हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली और जाहिर है उसके फिर नुकसानात भी होते हैं। लेकिन इस मरतबा आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो दौरा हुआ है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं अपनी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनको साथ लेकर उन्होंने GHQ का दौरा किया है, ये सिर्फ आप एक इसकी देखते हैं सिम्बॉलिकली इसकी इंपॉर्टेंस है कि प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया है, या इससे बढ़कर आप इसकी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक नेसेसिटी थी, क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज काफ़ी सारी आ रही हैं। आप जापानीज फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आपने देखा ईरानियन आए हुए हैं, पॉम्पियो आ रहा है। तो इन हालात में प्राइम मिनिस्टर को तैयार कराना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने फौरी तौर पे फॉरेन ऑफिस का विज़िट किया, GHQ का विज़िट किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। ख़ास तौर पे जब अमेरिकन आपसे बातचीत करते हैं तो वो आपको तैयारी करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप टेररिज्म के बारे में जो व्यूज़ देते हैं वो आपको GHQ ब्रीफ करे तो तब आप उसके बारे में सही तरह बात कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को तैयार किया गया है ताकि वो फौरी तौर पे जो विज़िट्स आ रहे हैं उनमें वो अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें गुफ्तगू में और इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें सिचुएशन को। ये ज़रूरत थी। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ये हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, तो मेरा ख्याल है कि हमारे एक्चुअली इशू इसमें इतना नहीं है जितना कि ज़्यादा ये कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ अगर होगा, गवर्नेंस के असूल अगर आप अपनाएंगे तो किसी के यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हर अदारा अपने तौर पे अपना काम करेगा और आपको आके अपनी आउटपुट आपके सामने रखेगा। तो यहाँ पे ये वज़ीर आज़म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ये समझे कि मुल्क उसकी जायदाद नहीं बन गई, मुल्क उसके लिए अमानत है और अमानत को चलाने के लिए एक टीम है जो पूरी टीम मिलकर चलाएगी, उसने अकेले ने नहीं चलाना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जनाब जो शुएब साहब मौजूद थे। अब मैं निज़ामी साहब कुछ और चीज़ें आखिरी चंद मिनट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो सदर मुमलिकत जो है उनके आखिरी चंद दिन चल रहे हैं अपनी सदारत के, और उसमें उन्होंने 2-3 ऐसी बातें की हैं जो मतलब उन्होंने ज़बान लब कुशाई की ही है तो वो पकड़े गए हैं बेचारे। मिसाल के तौर पे आगाज़ यहाँ से हुआ कि उन्होंने कह दिया कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। अब वहाँ से होते होते आज वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो रिलीफ नहीं देंगे या वो कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली वो कर भी नहीं सकते, दे सकते भी नहीं है। तो आप उनकी टूवर्ड्स नवाज शरीफ जो ख्यालात हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सदर मुमलिकत हैं और वो कह रहे हैं कि मैं एक मुजरिम के साथ खड़ा हूँ, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उनकी एक ओवरऑल अगर आपको बात बताऊँ, ममनून हुसैन साहब जो हैं उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना ऑफिस जो है 5 साल चलाया। वो इस्लामाबाद के दौरे पे आए हुए थे, ये मुझे खुद उन्होंने खाने पे बुलाया जब उन्होंने अलफ किया था। उसके कुछ देर बाद उन्होंने घर मुझे अपने प्रेसिडेंट हाउस बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं। मैं समझ गया कि नवाज शरीफ को क्यों उनकी जुल्फ के असीर हो गए थे इसी मामले में। तो बड़ा ज़बरदस्त मुश्तरक है दोनों में लंच खिलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, तो उनकी ज़बान में बताता हूँ। कहने लगे भाई ढूंढिया मची हुई थी हमारे लिए कि वो कहाँ हैं, उनको बुलाएं। तो फिर जब रब्ता हुआ तो मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ इस्लामाबाद। उनका तशरीफ लाइए। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हम आपको सदर बनाना चाहते हैं। कहते हैं मैं हैरान और शशतर रह गया कि भाई ये क्या माजरा है भाई। तो मैं तो आराम से देखें निज़ामी साहब वहाँ FPCCI और चैम्बर वेम्बर में एक्टिव हूँ और हफ्ते में 2 दिन ब्रिज खेलता हूँ। बच्चे मेरे जो हैं बैंकर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे कारोबार से। तो बहरहाल मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ। देखें ना, यहाँ ये बात बिल्कुल कही गई है कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको सदर के जो फॉर्मल अख्तियारात हैं, यानी फंक्शन जो है, फंक्शन का अख्तियार तो कोई है ही नहीं। फंक्शन है हलफ देना वगैरह, ये करके तो ये सदर का ओहदा ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो उनके ज़िम्मे कोई है तो कुछ नहीं। उस लिहाज से उन्होंने जो कहा या नहीं कहा, 0 + 0 = 0। अच्छा, नहीं, लेकिन अब इसमें इन्होंने ये जो कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, तो उन पर तनकीद जायज़ है? सदर मुमलिकत पर ये तनकीद जो हुई कि आपने ये कैसे कह दिया कि आप एक मुजरिम के साथ खड़े हैं, बतौर आप सदर होते हुए पाकिस्तान के कह रहे हैं कि एक मुजरिम के साथ खड़ा हूँ जो कोई जेल काट रहा है। तो जाहिर है वो तो अब अदालत में साबित हो गया तो वो मुजरिम है। आपके ख्याल में ये तनकीद, और फिर ये तनकीद कि जी आप हुसैन नवाज से क्यों मिले, एक इश्तहारी मुलजिम से क्यों मिले हैं जाके, वो देखें वो तनकीद जायज़ नहीं है। इसलिए कि अगर वो एक कर्टसी के तौर पे उनका एक तल्लक है ज़ाती, वो गए हैं बेगम कुलसूम नवाज़ को मिलने के लिए, तो अगर वहाँ हुसैन या हसन मौजूद हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में कानून के से फ्यूजिटिव हैं, लेकिन क्या करते वो कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाता, तुम ये तो वो तो नवाज शरीफ से भी मिलने जाना चाहते थे। मेरा ख्याल ये ऐसे ही सिक्योरिटी वाकई बाल की खाल उतारने वाली बात है। सही है, तो बिल्कुल ठीक है। अब जो नए सदर आ रहे हैं मुतवक्के हैं
वो ये कहते हैं कि मैं वैसे खामोश नहीं बैठूंगा, यानी कहना वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से ममनून हुसैन खामोश बैठते थे मैं वैसे नहीं, मैं अपना कोई किरदार अदा करूंगा, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। तो अब वो क्या आईनी किरदार अदा, वो कोई वहाँ मैं एक दफ़ा उनसे शुरू में दांत में दर्द थी तो मैं गया था कराची बहुत साल पहले। अच्छा, ये बड़े कराची के मशहूर डेंटिस्ट हाँ। तो अब हो सकता है वहाँ डेंटिस्ट शुरू कर दें आप वो फारग वक्त में। चलें देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, ये नाज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।